प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आपकी स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है एक चित्र। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैं बताता हूँ। ये है विद्युत मोटर और ये कक्षा 10 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है और ये हर साल परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है, ठीक है, किसी न किसी सेट में। तो बच्चों क्या करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में समझना है विद्युत मोटर के बारे में कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, कैसे कैसे काम करता है। तो इस पाठ के अंतर्गत बच्चों एक विद्युत मोटर और एक जनित्र और ऐसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऐसे ही कुछ और भी नियम कानून है इस पाठ के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके अगर ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। वो वीडियो आपका छूटेगा नहीं, तो ये आपको लाभ होगा। दूसरा चीज़ ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अब आइए समझते हैं विद्युत मोटर को। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि जो विद्युत मोटर होता है वो एक प्रकार की ऐसी मशीन होती है, एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है, तो हम चाहे उसको युक्ति बोल लें चाहे मशीन बोल लें, बात एक ही है, जो क्या करती है विद्युत ऊर्जा को, किसको बताइए, विद्युत ऊर्जा को बदल देती है। किसमें बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। यांत्रिक ऊर्जा में मैं आपको यहाँ पर देखिए समझा रहा हूँ, है ना, फ्लो चार्ट के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा में। तो कोई पूछ ले कि बताओ विद्युत मोटर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जो विद्युत मोटर होता है वो एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा उपकरण होता है या एक ऐसा मशीन होता है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है, बताइए, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो ये है विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए विद्युत मोटर सबसे पहले देखने को मिलता है वॉशिंग मशीन के अंदर, है ना। कहाँ पर बताइए, वॉशिंग जो मशीन होती हैं, है ना, तो उन वॉशिंग मशीनों के अंदर, ठीक है, हमको क्या दिखाई देता है, विद्युत मोटर दिखाई देता है। दूसरा चीज़ क्या है, जो विद्युत पंखे होते हैं बच्चों, है ना, जो विद्युत पंखे होते हैं, इन विद्युत पंखों के अंदर भी क्या होता है, ठीक है, इन विद्युत पंखों के अंदर भी आप देखेंगे कि तो विद्युत मोटर लगा होता है। ऐसे ही आप देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। चलिए देखिए लिखा हुआ है ये रेफ्रिजरेटर, है ना। तो रेफ्रिजरेटरों में भी लगा होता है विद्युत मोटर। फिर आपको बताता हूँ जो कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटरों में भी क्या होता है, विद्युत मोटर लगा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पर विद्युत मोटर पाया जाता है। वॉशिंग मशीन में पाया जाता है, ठीक है, विद्युत पंखे में पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है, कंप्यूटर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण युक्ति भी है, एक प्रकार की महत्वपूर्ण मशीन भी है। अब इस चीज़ को समझना है कि ये चीज़ किस तरीके से बनी होती है, किन किन चीज़ों से बनी होती है, कैसे कार्य करती है, आइए समझते हैं। तो विद्युत मोटर समझने के लिए बच्चों जो है इसके मुख्य रूप से देखेंगे तो 3-4 पार्ट हैं, उन पार्टों को समझ लेते हैं। पहले तो क्या होगा बताइए, चुंबक। क्या होगा, चुंबक, ठीक है, चुंबक। और चुंबक कैसा होना चाहिए, विपरीत ध्रुव वाला। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैसा होना चाहिए बताइए, विपरीत ध्रुवों वाला चुंबक होना चाहिए, ठीक है, विपरीत ध्रुव वाला चुंबक होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर एक दो चुंबक, अच्छा एक चीज़ और है कि कितने चुंबक होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो एक चुंबक अगर उत्तरी ध्रुव वाला है तो दूसरा क्या होना चाहिए, दक्षिणी ध्रुव वाला होना चाहिए। एक अगर उत्तरी ध्रुव वाला है बच्चों तो दूसरा होना चाहिए दक्षिणी ध्रुव वाला। तो ये 2 विपरीत ध्रुव वाले क्या हो गए, चुंबक। दूसरा चीज़ क्या चाहिए, दूसरा चीज़ आपको चाहिए एक आर्मेचर। क्या चाहिए बताइए, आर्मेचर, ठीक है, एक आर्मेचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम मोटर में आयताकार कुंडली के नाम से भी जानते हैं, आयताकार कुंडली। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुंडली, आयताकार कुंडली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो आर्मेचर कहलाता है। फिर तीसरा चीज़ आपको चाहिए, तीसरा चीज़ क्या चाहिए, विभक्त वलय। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विभक्त वलय। तो हमें विभक्त वलय की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर चौथी चीज़ जो है उसको हम कहते हैं ब्रूस, ठीक है, ब्रूस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, ब्रूस। तो ये 4 ऐसे भाग होते हैं जो विद्युत मोटर में देखे जाते हैं। एक चुंबक होता है और एक नहीं बल्कि 2 चुंबक होते हैं और दोनों विपरीत ध्रुव वाले होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव है तो एक दक्षिणी ध्रुव है। फिर दूसरी चीज़ क्या चाहिए, आर्मेचर चाहिए। आर्मेचर कैसे बनता है, एक आयताकार कुंडली से बनता है, अभी बताएंगे कैसे बनता है। फिर एक विभक्त वलय होता है। फिर क्या होता है बताइए, ब्रूस लगे होते हैं। और ये मोटर जो है
इस मोटर में कुछ बल लगता है, वो बल की दिशा, ठीक है, हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किसके बताइए? फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है, बाएं हाथ का नियम, अर्थात जो है विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का भी नियम लगेगा। इस नियम की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा और जो बल होता है चालक पर लग रहा है उस बल की दिशा को भी हम ज्ञात करते हैं। तो अब आइए बिना देर करते हुए इस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाता हूँ, फटाफट समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब आपको समझाते हैं। देखिए, तो मैं आपको क्या समझा रहा था? मैं आपको समझा रहा था कि बच्चों दो चुंबक होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव वाला और एक दक्षिणी वाला ध्रुव वाला, मतलब दो विपरीत ध्रुव वाले चुंबक होते हैं। तो एक देखिए यहाँ पर चुंबक उत्तरी ध्रुव वाला है और एक चुंबक जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऐसा चुंबक है, बताइए, दक्षिणी ध्रुव वाला है। दो विपरीत चुंबक हैं। अब इन्हीं दोनों विपरीत चुंबकों के बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक रखा गया है नर्म लोहे की क्रोड, ठीक है, एक नर्म लोहे की क्रोड होती है और वो आयताकार होती है। नर्म लोहे की क्रोड आयताकार होती है। अब देखिए वो नर्म लोहे की क्रोड यहाँ पर दिखाया गया है, वो आयताकार है। एक नाम उसका बी है, ए नाम है और एक नाम बी देख रहे हैं आप, एक सी नाम दिया हुआ है, फिर एक नाम क्या दिया है बताइए? डी नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये क्या है? ए बी सी डी एक आयताकार नर्म लोहे की क्रोड है। अब इसी नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर बच्चों हम क्या करते हैं? विद्युत रोधी तार को लपेट देते हैं। विद्युत रोधी तार को लपेटने का मतलब क्या है? विद्युत रोधी तार को लपेटने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से क्या था? आयताकार एक क्या था? नर्म लोहे की क्रोड, ये ए, ये बी, सी और डी। अब इसमें हम विद्युत रोधी तार को लपेट देंगे। तार कैसे लपेटेंगे? इस तरीके से हम क्या करेंगे? तार को पकड़ेंगे तो तार को इस तरीके से हम लपेटते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से हम तार को इसके ऊपर खूब ज़्यादा लपेटते चले जाएंगे इस तरीके से। तो हम वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कर ये रहे हैं कि ये नर्म लोहे की क्रोड है और वो आयताकार है, उसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? विद्युत रोधी तार को लपेटते चले जा रहे हैं। और तार को जब लपेट देंगे बच्चों ना, तो ये बन जाएगी कुंडली। क्या बन जाएगी? कुंडली। आपने सांप को देखा होगा ना कि सांप क्या होता है? इस तरीके से देखिए फन निकाल लेता है आगे, और फन निकालने के बाद क्या होता है? खूब वो ऐसे ऐसे कुंडली मार करके क्या करता है? बैठ जाता है। तो ये जो इस तरीके से खूब घुमा हुआ है ना, इसे वो कुंडली बोलते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? इसके ऊपर क्या करते हैं? विद्युत रोधी तार को लेकर के और नरम लोहे के क्रोड के ऊपर खूब ज़्यादा उसको क्या करते हैं? लपेट देते हैं। कई फेरे उसके लपेट देते हैं। तो कई फेरे लपेट देने से अब ये कुंडली बन जाती है। क्या बन जाती है बताइए? कुंडली बन जाती है। और कुंडली बन जाती है बच्चों, तो अब देखेंगे तो इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये एक ABCD आयताकार कुंडली है। अब इस ABCD आयताकार कुंडली के जो ये वाला सिरा है, ठीक है, ये वाला सिरा और जो ये वाला सिरा है, ठीक है, जो ये AB सिरा है और जो CD सिरा है, तो AB वाला जो सिरा है ये जुड़ा होता है किससे? ये जुड़ा होता है विभक्त बलय के अर्धभाग से। अब विभक्त बलय का अर्धभाग क्या है? यहाँ पर देखेंगे तो विभक्त बलय का अर्धभाग ये रहा इतना, ठीक है, ये विभक्त बलय का अर्धभाग है और इसका क्या नाम दिया हुआ? देखिए P। फिर ऐसे ही ये विभक्त बलय का अर्धभाग है और इसका क्या नाम दिया हुआ? देखिए Q नाम दिया हुआ है। तो हम आपको वही समझा रहे हैं कि जो है हम क्या करेंगे? इसके ऊपर खूब विद्युत रोधी तार को लपेट देंगे और लपेटने के बाद हम क्या करेंगे? कुंडली तैयार करेंगे। और कुंडली का जो AB सिरा है और जो CD सिरा है, तो AB वाला जो सिरा होता है वो आकर के क्या होता है बताइए? विभक्त बलय के अर्धभाग P से लगा होता है और जो CD वाला सिरा होता है वो विभक्त बलय के अर्धभाग Q से लगा होता है। और ये जो विभक्त बलय होते हैं ये दो ब्रुश X और Y से लगे होते हैं। यहाँ पर X है और देखिए यहाँ पर क्या है बताइए? Y है। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया? अभी तक समझाया आपको कि दो क्या होते हैं? विपरीत ध्रुव वाले चुंबक होने चाहिए। फिर आपके पास एक नरम लोहे की क्रोड होना चाहिए, वो आयताकार होना चाहिए। उसके ऊपर आप क्या करेंगे? खूब विद्युत रोधी तार को लपेट देंगे और लपेट करके खूब ज़्यादा फेरे लपेटेंगे उसकी, और लपेटने के बाद क्या करेंगे? आप बनाएंगे एक कुंडली, ठीक है, उसी को हम आर्मेचर भी बोलते हैं। तो खूब कुंडली बना लेने के बाद हम क्या करेंगे? अब तार के दो छोर होंगे उसमें, है ना, तार के दो छोर होंगे। जैसे हमने क्या किया, एक छोर तो मान लीजिए यहाँ छोड़ दिया हमने, यहाँ से देखिए समझा ही देता हूँ। चलिए एक छोर मान लीजिए यहाँ है। अब इसके बाद हमने क्या किया? उस तार को लपेटना शुरू कर दिया। ऐसे इसमें ऐसे ऐसे लपेटते गए, फिर लपेटते आए, इस तरीके से लपेटते आए। तो एक तार का ये देखिए छोर निकल गया। तो ये जो दो छोर है ना, तो एक छोर जो है हम उसको इस Y वाले ब्रुश से जोड़ देंगे और एक छोर जो होता है उसको हम किससे जोड़ देंगे बताइए? X वाले ब्रुश से जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यही समझाया है कि दो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चुंबक ले रहे हैं और चुंबक कैसे हैं? विपरीत ध्रुव वाले हैं। इनके बीच में हम नरम लोहे की क्रोड ले रहे हैं जो कि आयताकार है। उसके ऊपर विद्युत रोधी तार को खूब कई फेरे में लपेट रहे हैं। लपेटने के बाद कुंडली बना रहे हैं और कुंडली बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि तार के जो दो छोर निकले थे उनको हम एक को X से और एक को किससे जोड़ दिए? Y से जोड़ दिए। और इस चीज़ को हम ऐसे भी कहे हैं कि जो कुंडली है उसका जो AB वाला सिरा है, ठीक है, AB वाला जो सिरा है या AB वाला भाग जो है, ठीक है, उस भाग को हम क्या किए हैं? दिक् परिवर्तक या विभक्त बलय के अर्धभाग P से जोड़ दिए हैं। और ऐसे जो
कुंडली का CD वाला भाग है, CD वाला जो सिरा है, इस सिरे को हम देखेंगे तो हम दिक् परिवर्तक के अर्थात विभक्त वलय के अर्धभाग किससे जोड़ती हैं बताइए, Q से जोड़ती हैं। और विभक्त वलय का जो P वाला भाग होता है वो X से जुड़ा होता है, और विभक्त वलय का जो Q वाला भाग होता है बच्चों किससे जुड़ा होता है, Y से जुड़ा होता है। तो कुछ ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब देखिए फिर क्या होता है, फिर होता ये है, अच्छा एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। देखिए होता ये है कि जो ये चुंबक रखे हुए हैं ना उत्तरी और दक्षिणी, तो इनके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरफ होती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम लोग फ्लेमिंग का बाएं हाथ लगाएंगे तब समझ में आएगा और ज़्यादा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो हम यहाँ पर नर्म आयताकार लोहे की क्रोड को रख करके कुंडली बनाते हैं ना, तो इनके जो सिरे होते हैं AB और CD, ये क्या होते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होते हैं। अब लंबवत का मतलब क्या है, ये जैसे ऐसे यहाँ पर कोई चीज़ है ना और ये ऐसे आ रही तो क्या है बताइए, लंबवत है। मतलब आप देखेंगे तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, और हमने क्या किया, हमने देखा कि ये जो हमारा नर्म लोहे का जो ये कुंडली है, ठीक है, जिसके ऊपर हम विद्युत रोधी तार को लपेट के रखे हैं, उसको देखिए कि एक सिरा इसका CD इस तरीके से और एक क्या है बताइए AB इस तरीके से। तो मतलब ये क्या है बताइए, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये कैसा रखा गया है, लंबवत रखा गया है। तो मैं आपको वही समझा रहा था कि यहाँ पर जो चुंबक हैं उत्तरी और दक्षिणी, इनके जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, इन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। किसको, जो कुंडली का AB सिरा होता है उसको, और जो कुंडली का CD सिरा होता है उसको। अब एक बार फिर से तसल्ली से दिल थाम के समझिएगा मैं जो समझाने जा रहा हूँ। सुनिए, मैंने बोला था कि इसमें इस युक्ति में हम क्या करते हैं, दो चुंबक लेते हैं, ठीक है। अब चुंबक बच्चों विद्युत चुंबक भी हो सकता है, अस्थायी चुंबक भी हो सकता है। तो हमने मान लीजिए कि दो चुंबक ले लिया और दो विपरीत ध्रुव वाले हैं, एक का तो उत्तरी ध्रुव है और एक का दक्षिणी ध्रुव है। इसके बीच में हम नर्म लोहे की एक ABCD आयताकार नरम लोहे की क्रोड लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, विद्युत रोधी तार को खूब लपेट करके, तमाम सारे फेरे लपेट करके कुंडली बनाते हैं। कुंडली बना लेने के बाद हम क्या करेंगे, कुंडली बना लेने के बाद एक तार को हम ला के X से जोड़ देंगे, एक तार को ला के Y से जोड़ देंगे, ठीक है, दो तार के छोर बचेंगे ना इसमें। फिर अब क्या करेंगे, अब हम ये देख रहे हैं कि जो AB वाला हिस्सा है कुंडली का, वो जुड़ा होता है विभक्त वलय के अर्धभाग P से, और जो CD वाला हिस्सा होता है वो जुड़ा होता है विभक्त वलय के अर्धभाग Q से, ठीक है। और ये अर्धभाग जो P है और ये अर्धभाग Q है वो किससे जुड़ा होता है, ब्रश से जुड़ा होता है X से, और इधर वाला जो अर्धभाग Q है किससे जुड़ा होता है, Y से जुड़ा होता है। तो मैंने अभी तक आपको यही समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पर लगा हुआ है बैटरी और यहाँ पर लगा हुआ है कुंजी। तो हम क्या करते हैं, कुंजी को जब ऑन करते हैं, तो कुंजी को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अब विद्युत धारा किधर से किधर चलती है, प्लस से माइनस की तरफ चलती है। तो ये प्लस टर्मिनल है, तो विद्युत धारा इस प्लस से किधर चलेगी, माइनस की तरफ। तो विद्युत धारा इस प्लस से चलना शुरू कर देती है और इस तरीके से इस माइनस की तरफ मतलब आने लगती है, इस वाले माइनस की तरफ आने लगती है। तो इस तरीके से चलती हुई कहाँ जाएगी, ये देखिए तीर से दिखाया गया कि इसमें आएगी, फिर इस तरीके से आगे इसमें आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर देखिए ऐसे नीचे की तरफ आएगी ना। तो इस तरीके से क्या होगी, विद्युत धारा इस तरीके से चलती हुई नजर आएगी आपको। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जैसे हमने कुंजी को ऑन किया, तो कुंजी को ऑन करने के बाद क्या हुआ, कुंजी को ऑन करने के बाद है कि बैटरी से करंट निकलना शुरू हो गया और वो विद्युत धारा अर्थात करंट क्या है, इस तरीके से प्रवाहित होने लगा। अब देखिए प्रवाहित होने लगा तो अब आप जान ही रहे हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो एक प्रकार से चुंबकीय प्रभाव दिखाती है। तो अब ये जो विद्युत धारा जा रही है ये अपना भी चुंबकीय प्रभाव दिखाएगी और ये जो दोनों चुंबक है ये अपने भी चुंबकीय प्रभाव दिखाएंगे। तो अब ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाने लगेंगे। प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या है कि ये अपना चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो ये रहा है ना कि अब यहाँ पर एक बल कार्य करने लगता है और वह बल जो होता है वो कार्य करता है ऊपर की तरफ। कहाँ कार्य करेगा बताइए, ऊपर की तरफ। वो बल कार्य करने लगता है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कार्य करने का मतलब है कि वो बल क्या करता है, जो ये आयताकार कुंडली हमने बनाया था, इसके जो CD भाग है ना, CD भुजा है ना, इसको क्या करता है, ऊपर ऐसे ढकेलता है, ऊपर ढकेलता है। तो ये जब ऐसे ऊपर आएगा तो ये वाला भाग कहाँ होगा बताइए, नीचे जाएगा। फिर जब ये फिर इधर आएगा तो फिर वो ऐसे आएगा। मतलब समझिएगा, ये बल जो कार्य करने लगता है वो बल किधर कार्य करता है, ये जो बल जब कार्य करता है तो बल कार्य करता है ऊपर की तरफ, और बल जब ऊपर की तरफ कार्य करता है तो ये CD वाली भुजा है ये ऊपर जाती है और AB वाली भुजा क्या होती है, नीचे आती है। अब बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या था, अगर बाएं हाथ को इस तरीके से बना दिया जाए, देखिए मैं बना ही देता हूँ कि अगर बाएं हाथ को बना दिया जाए तो ये तो मान लीजिए इस तरीके से अंगूठा है, ठीक है, फिर ये उंगली होगी एक, और इसके बाद क्या होगी, एक उंगली ऐसे होगी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इस तरीके से है फ्लेमिंग का जो है
अब देखिए ये क्या बताया ये जा रहा है ना कि ये जो अंगूठा है ये दिखाता है बल की दिशा को, ये तो बल की दिशा को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा, तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये दिखाएगा धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को। और ये दिखाता है उंगली किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि देखिए अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और इस भुजा AB को और CD को, ठीक है, हम क्या किए हैं बताइए, इसके लंबवत रखें। यही चीज़ हमने आपको शुरू में समझाया था। फिर दूसरा चीज़ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो बल है वो किधर कार्य कर रहा है बताइए, ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है। तो जब बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली का जो CD भुजा है, इस भुजा को बल ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो ये जब ऊपर जाएगा बच्चों, महसूस कीजिएगा इस चीज़ को, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा बताइए, ये नीचे की तरफ आएगा। फिर ये अब जब ये नीचे की तरफ आएगा तो मतलब होगा क्या, कुछ ऐसे ये नीचे की तरफ आने लगेगा, फिर इस तरीके से गति करने लगेगा, इस तरीके से घूमने लगेगा। क्या समझ में आया आपको ये चीज़, ठीक है। फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए मैंने समझाया कि बल ऊपर की तरफ कार्य करता है, और बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा तो ये वाला जो भुजा है वो इस तरीके से ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भुजा क्या होगा बताइए, नीचे आएगा, ठीक है। और इस तरीके से कार्य करते करते घूमने लगेगा, ये इस तरीके से ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से घूमने लगता है। तो हम बल की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और विद्युत धारा की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर ले रहे हैं। कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ अगर बना दिए फटाक से भी इस तरीके से, देखिए कि ये अगर अंगूठा है, ये एक उंगली है और एक उनकी उंगली इस तरीके से लंबवत थी, तो ये वाली जो है वो बताती है किसको बताइए, बल की दिशा को, और ये बताती है किसको, ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये बताती है किसको, ये बताती है धारा की दिशा को, है ना, ये धारा की दिशा को बताती है। तो वही चीज़ हमको समझा रहे थे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम इसमें बल ज्ञात कर सकते हैं। और बल लग रहा है किधर बताइए, ऊपर की तरफ, मतलब ये CD भुजा ऊपर जा रही है तो ये भी भुजा कहाँ आ रही है बताइए, नीचे आ रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, मोटर घूमने लगता है, इस तरीके से मोटर क्या करता है, घूमने लगता है, ठीक है। अब एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताइए मोटर में दिक् परिवर्तक का कार्य कौन करता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे कि मोटर के अंदर जो दिक् परिवर्तक का कार्य करने वाला जो बच्चा होता है ना, वो होता है विभक्त वलय, ठीक है। दिक् परिवर्तक, तो दिक् परिवर्तक का कार्य जो करता है वो करता है विभक्त वलय कार्य करता है दिक् परिवर्तक का। अब दिक् परिवर्तक का मतलब क्या है, दिक् परिवर्तक का मतलब है कि ये एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देती है। विद्युत धारा की दिशा को क्या करेगी बताइए, उत्क्रमित कर देगी। तो उसी को हम क्या कहेंगे, दिक् परिवर्तक। उत्क्रमित करने का मतलब होता है चेंज कर देना, ठीक है, उत्क्रमित कर देती है, तो ये दिक् परिवर्तक कहलाती है। तो दिक् परिवर्तक कौन होता है, विभक्त वलय होता है। अब विभक्त वलय कैसा दिखता है, खपड़ा आपने देखा होगा ना, खपड़ा कैसे दिखता है, अगर खपड़े को फोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए इस तरीके से ऐसे दिखेगा, फिर ये इस तरीके से ऐसे दिखेगा। तो ऐसे ही कुछ विभक्त वलय लगा होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि P और Q क्या है, विभक्त वलय। तो बच्चों इस तरीके से मोटर क्या करता है, कार्य करता है। तो मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं फिर से 1 मिनट के अंदर सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट कोई बात नहीं, आपको समझाने मेरा काम है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दिया जाए, लंबा भले हो जाए। फिर से देख लीजिए एक बार। मैंने बताया कि 2 क्या होंगे, चुंबक होंगे। अब ये चुंबक विद्युत चुंबक भी हो सकते हैं, अस्थायी चुंबक भी हो सकते हैं। दोनों के ध्रुव विपरीत होंगे, एक उत्तरी ध्रुव वाला होगा तो एक दक्षिणी ध्रुव वाला होगा। इसी के बीच में हम नर्म लोहे की एक आयताकार करोड़ रखेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, विद्युत रोधी तार को कई फेरे लपेट करके एक कुंडली बनाएंगे। कुंडली बनाने के बाद क्या होगा कि हम देखेंगे तो जो कुंडली हमारी है उसका जो AB वाला भुजा है उसको हम जोड़ देंगे किससे बताइए, विभक्त वलय के अर्धभाग P से। और जो CD वाली भुजा है इसको हम जोड़ देंगे विभक्त वलय के अर्धभाग Q से। इसके बाद ये विभक्त वलय का अर्धभाग P जुड़ा होता है X से, जो कि एक प्रकार का ब्रुश बोला जाता है। और विभक्त वलय का अर्धभाग जो Q है वो जुड़ा होता है Y से, जो कि ये भी क्या बोला जाता है, एक प्रकार का ब्रुश बोला जाता है। और फिर मैंने आपको समझाया कि जैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, बटन को ऑन करते हैं, तो बटन को ऑन करते ही क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगा है और विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, अर्थात इस प्लस से वो माइनस की तरफ इस तरीके से विद्युत धारा जाने लगती है, ठीक है, इस तरीके से विद्युत धारा आने लगती है। अब विद्युत धारा जो होती है बच्चों, वो एक प्रकार से चुंबकीय प्रभाव दिखाती है, चुंबक की तरह कार्य करती है। तो चुंबक की तरह कार्य करेगी तो एक तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा विद्युत धारा का, और दूसरा क्या है, इन चुंबकों का भी क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जो है एक दूसरे को इंटरेक्ट करने लगते हैं। तो इंटरेक्ट करने की वजह से क्या होता है कि अब देखिए इंटरेक्ट करने की वजह से यहाँ पर एक बल कार्य करने लगता है, और वो बल कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ लगने का मतलब वो CD भुजा को क्या करता है, ऊपर उठाता है, तो ये भुजा कहाँ आती है, नीचे आती है, और इस तरीके से क्या होता है, इसमें कुंडली घूमने लगती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कार्य करता है। फिर हमने आपको समझाया कि जो विभक्त वलय होते हैं यही दिक् परिवर्तक का क्या करते हैं बताइए, कार्य करते हैं, अर्थात विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया कि विद्युत मोटर किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, चलिए मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर देखिए आर्मेचर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर क्या होता है, नर्म लोहे की जो क्रोड होती है ना, जिस पर हम खूब तार लपेटते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, आर्मेचर बोलते हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको समझा दिया है। और दूसरा हमने आपको समझाया भी था कि दिक् परिवर्तक क्या होता है। तो दिक् परिवर्तक क्या होता है मोटर के अंदर, बताइए। जो विभक्त वलय होता है वही क्या होता है, दिक् परिवर्तक होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।